दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वनों पर औपनिवेशिक राजनीति के प्रभावों की विवेचना करें। वनों पर औपनिवेशिक राजनीति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है। औपनिवेशिक मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए औपनिवेश मतलब क्या होता है। जैसे हम अगर आपको कहें कि हमारा जो देश है वो एक टाइम में उपनिवेश था, तो किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का। मतलब आपके क्षेत्र में या फिर आपके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो तो उसको बोलते हैं उपनिवेश। ठीक है। तो हमारे देश पर किसी बाहरी लोगों का अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था, तो एक टाइम में हमारा जो देश है वो उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश था। ठीक है, आप इस तरह से समझिए। तो कहा जा रहा है कि वनों पर औपनिवेशिक राजनीति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। जो वन है हमारे उसके ऊपर औपनिवेशिक राजनीति मतलब जो अंग्रेज आए थे यहाँ पर, उनके द्वारा जो यहाँ पर नीति अपनाई गई उनके क्या प्रभाव पड़े। वनों के लिए जो अंग्रेजों की नीति बनाई गई थी, वनों पर अंग्रेजों द्वारा जो नीति बनाई गई थी उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। क्या प्रभाव पड़ा था हमारे, अगर बात करें जो वन थे, अंग्रेज ने जब यहाँ पर इनके लिए नीति बनाई तो क्या प्रभाव पड़ा। जो आदिवासी लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, वो पहले जंगल पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, उनकी जो आर्थिक गतिविधि वो जंगल से चलता था। अब वो खत्म हो चुका है, मतलब जंगल पर कह सकते हैं कि जो अधिकार है वो पूर्णतः किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। इस तरह से बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं, उनको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। एक छोटा सा पहले यहाँ पर भूमिका देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और भी विभिन्न प्रभावों को समझेंगे। कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारत के वनों को केवल प्राकृतिक संपदा नहीं बल्कि आर्थिक लाभ और साम्राज्यवादी हितों का साधन माना। जब औपनिवेशिक काल था मतलब अंग्रेजों का जब हमारे देश पर शासन था, ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत के वनों को केवल प्राकृतिक संपदा नहीं माना बल्कि आर्थिक लाभ और साम्राज्यवादी हितों का भी साधन माना। रेलवे के स्लीपर, जहाज निर्माण, जो पानी वाले जहाज उसके निर्माण, खनन, चाय बागानों तथा उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता थी। इसके लिए बहुत सारे लकड़ियों की आवश्यकता थी, इसलिए अंग्रेजों ने वनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया और ऐसी वन नीतियां लागू की जिनका सबसे अधिक दुष्प्रभाव जनजातीय समाज, ग्रामीण जनता और पर्यावरण पर पड़ा। तो अपने हितों की कह सकते पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? अपने हितों की पूर्ति के लिए, चाहे वो रेलवे का स्लीपर बनाना हो, चाहे वो जहाज बनाना हो, चाहे वो खनन हो, चाहे वो चाय बागान की रक्षा हो, चाहे उद्योग हो, इसके लिए बड़ी मात्रा में उनको लकड़ी का जरूरत था। इसके लिए उन्होंने क्या किया? वनों पर के साथ सरकारी नियंत्रण स्थापित किया, मतलब सरकारी नीतियों को बना दिया कि अब जंगल में कोई नहीं जा सकता है, जंगल से कोई लकड़ी नहीं ला सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे उन्होंने क्या किया? नीतियां लागू की, जिनका सबसे अधिक दुष्प्रभाव कहाँ पर पड़ा? जनजातीय समाज पर पड़ा, ग्रामीण जनता पर पड़ा और पर्यावरण पर पड़ा। तो इन्हीं सब प्रभावों को यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। वनों पर औपनिवेशिक राजनीति के प्रभाव। जब अंग्रेजों ने वनों पर अपने सरकारी नियंत्रण स्थापित किए, वनों पर नीतियां बनाई, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ा, क्या क्या प्रभाव पड़ा, उन्हीं सब बातों को यहाँ पर आपको लिखना है। तो पहला जो प्रभाव हम लोग देखेंगे वो है वनों पर सरकारी अधिकार स्थापित होना। वनों पर क्या हुआ? सरकारी अधिकार स्थापित हो गया, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? उसको खुद के कंट्रोल में ले लिया। अंग्रेजों ने अधिकांश जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। पहले जो जनजातीय लोग थे या फिर जो ग्रामीण लोग थे या फिर जो भी स्थानीय लोग रहे होंगे, ठीक है, जो वनों के पास रहते होंगे स्थानीय लोग, वो लोग वनों पर ही क्या तो आधारित रहेंगे, मतलब निर्भर करते होंगे कि वहाँ से हम लोग पत्ता लाएंगे, लकड़ी लाएंगे, बेचेंगे, या फिर कंद मूल जो फल वगैरह होता है सब कुछ वहाँ से लाएंगे और खाएंगे पिएंगे, इससे रहेंगे। ठीक है, कृषि करेंगे, खेती करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो अंग्रेजों ने अधिकांश जंगलों पर क्या तो उसको सरकारी घोषित कर दिया। पहले जिन वनों पर जनजातियों और ग्रामीण समुदायों का पारंपरिक अधिकार था वे अधिकार उनसे छीन लिए गए। पहले जिन वनों पर ग्रामीण लोगों का, जनजातीय लोगों का अधिकार था, अब उनसे उन अधिकारों को छीन लिया गया। परिणाम स्वरूप लोग अपने ही जंगलों का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सके और उनका प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण समाप्त हो गया। जो प्राकृतिक संसाधन पर पहले ग्रामीणों का या फिर जनजातियों का अधिकार था उसको पूरी तरीके से छीन लिया गया, क्योंकि जंगल को किसने कंट्रोल कर लिया? अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया। और वहां पर अब प्रतिबंध लगा दिया कि वहां से अब कोई कुछ नहीं ला सकता है। दूसरा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है कठोर वन कानूनों का निर्माण। अंग्रेजों ने क्या किया? कठोर वन कानूनों का निर्माण किया। अंग्रेजों ने विभिन्न वन कानून बनाकर जंगलों के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। बहुत सारे क्या तो कानून लागू कर दिए। ठीक है, बिना सरकारी अनुमति के लकड़ी काटना, पशु चराना, शिकार करना या फिर जंगल से फल पत्ते और अन्य वन उपज लेना अपराध माना जाने लगा। मतलब आप जंगल से कोई भी काम नहीं कर सकते, ना ही आप वहाँ पर अपने जानवरों को चराने जा सकते हैं, ना ही वहाँ से पत्ता और लकड़ी ला सकते हैं, ठीक है, ना ही शिकार कर सकते, ना ही जंगल से कोई फल पत्ते फूल या कुछ भी नहीं ला सकते। पूरी तरीके से वह क्या है? प्रतिबंधित है। इससे लोगों का दैनिक जीवन और आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई। इससे क्या हुआ? क्योंकि जो लोग वनों पर आधारित हैं, वनों पर आश्रित हैं, अगर वनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए
तो वो लोग क्या करेंगे, उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, तो वही बात कहा, आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग प्रभाव देखते हैं वो है जनजातीय अधिकारों का हनन। जनजातियों के अधिकारों का हनन हुआ है। जनजातीय समाज का जीवन पूरी तरह जंगलों पर निर्भर था उस टाइम में। आज तो जनजातीय लोग पढ़ने लगे हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने लगे हैं, बहुत जगह पर काम करते हैं बाहर में जाकर के, या फिर नौकरी भी कर रहे हैं बहुत जगह, बहुत सारे क्षेत्रों में। तो उस टाइम में जो जनजातीय समाज है उनका जीवन पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर था। उन्हें भोजन, ईंधन, औषधियाँ, पशुओं का चारा और घर बनाने की सामग्री जंगलों से ही मिलती थी। अंग्रेजी नीतियों के कारण इन पारंपरिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई, जिससे जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था कमजोर हो गई। अब जब इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जंगलों पर ही प्रतिबंध लगा दिया, तो इनके जो भी आर्थिक हित थे वो भी कमजोर होते गए। मतलब चाहे घर बनाना हो, चाहे वनों से औषधि लाना हो, ठीक है, ईंधन लाना हो, भोजन का व्यवस्था करना, पशुओं को चराना हो, बहुत तरह के और भी लोग काम करते थे, उन सभी चीज़ों पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो इसका प्रभाव देखेंगे वो है झूम खेती पर प्रतिबंध। झूम खेती मतलब क्या, स्थानांतरित खेती। मतलब कभी यहाँ पर खेती किया, जब यहाँ पर खेती हो गया तो फिर दूसरी जगह पर जाकर वहाँ के जंगल को साफ करके यहाँ पर खेती की, फिर तीसरी जगह पर जाकर के यहाँ पर जंगल को साफ किया, यहाँ पर खेती की। इसको बोलते हैं झूम खेती, या फिर इसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, मतलब आप झूम खेती अब नहीं कर सकते हैं। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां झूम खेती करती थी। अंग्रेजों ने इसे जंगलों के लिए हानिकारक बताकर प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब बंद कर दिया कि आप झूम खेती नहीं कर सकते। इसके क्या होता है, जंगलों को हानि पहुंचता है, जंगल को क्या है, नुकसान पहुंचता है, इसके कारण आप झूम खेती नहीं कर सकते। और इस तरह से बोल करके जंगलों पर झूम खेती करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे हजारों जनजातीय परिवारों की पारंपरिक कृषि व्यवस्था समाप्त होने लगी और उन्हें जीविका के नए साधन खोजने पड़े। मतलब अगर आप पहले जिस चीज़ पर जी रहे थे उसको प्रतिबंध कर देते, आपको किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ खोजना पड़ेगा। तो ये लोग भी क्या है, भटक गए, या फिर इनका भी जीवन क्या है, मुसीबत में पड़ गया। तो झूम खेती पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया था। ये इसका प्रभाव देखने को मिलता है लोगों के जीवन में। अगर जो यहाँ पर हम लोग प्रभाव देखते हैं वो है वनों का व्यावसायिक शोषण। वनों का व्यावसायिक शोषण मतलब अंग्रेज क्या करते हैं, अपने व्यवसाय के लिए वन का शोषण करना शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने वनों का उपयोग मुख्य रूप से रेलवे के स्लीपर, जहाज निर्माण, खदानों, चाय बागानों और उद्योगों के लिए किया। उन्होंने जंगलों को प्राकृतिक धरोहर के रूप में नहीं बल्कि आय के स्रोत के रूप में देखा। हम लोग क्या करते हैं, या फिर जो जनजातीय लोग क्या करते हैं, जंगलों को मतलब पूजा भी करते हैं। वो लोग जंगल, पहाड़, नदी, झरना, ये सब की पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें उनमें उनसे हमें जीवन मिलता है। ठीक है, उनसे क्या है, हमारा जीवन चलता है। तो उसको क्या कह सकते हैं, वो लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जो अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे वो उसको सिर्फ क्या है, तो अपने साधन मानते थे। ठीक है, उनको प्राकृतिक धरोहर नहीं मानता था, बल्कि सिर्फ उसको आय का स्रोत मानता था, मतलब कमाने का एक जरिया मानता था। परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई और वन संपदा का अत्यधिक दोहन किया गया। क्योंकि लकड़ी का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता था, जैसे कि स्लीपर बनाना, रेलवे का स्लीपर बनाना, जहाज बनाने में, खदानों में किया जाता था, चाय बागानों में किया जाता था, या फिर उद्योगों के लिए बहुत सारे उद्योग होते थे उनमें भी किया जाता था। तो इसके लिए जो वन संपदा है उसका बहुत ज़्यादा दोहन किया गया। अगला जो हम लोग प्रभाव देखते हुए पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल मतलब गलत, ठीक है, अनुकूल मतलब होता है सही और प्रतिकूल मतलब होता है गलत। तो अनुकूल मतलब अच्छा, प्रतिकूल मतलब बुरा। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। व्यवसायिक लाभ के लिए लगातार पेड़ों की कटाई होने से वन क्षेत्र तेजी से घटने लगा, क्योंकि अगर लगातार वनों की कटाई हो तो वन तो खत्म होगा ही एक दिन। तो इस तरह से जो वनों का कटाई है वो बहुत ही तेजी से होने लगा। ठीक है, और वन जो है बहुत तेजी से घटने लगे। इससे अनेक वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हुआ, जैव विविधता कम होगी तथा वर्षा, मिट्टी और जलवायु पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने लगा। तो ये सब क्या है, सब इसके प्रभाव हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सब इसके प्रभाव है वनों पर औपनिवेशिक राजनीति के। वनों के लिए जो अंग्रेजों के द्वारा नीति बनाया गया था उन सब नीतियों का ये सब प्रभाव है। अगला जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है जनजातीय विद्रोह को बढ़ावा मिला। और जब लोग असंतोष होंगे तो विद्रोह करेंगे, इसी के कारण जनजातीय विद्रोह को क्या हुआ, फैलाव मिला। जब जनजातियों के जंगल, भूमि और पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए तो उनमें अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा असंतोष फैल गया। यही असंतोष आगे चलकर कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा आंदोलन जैसे बड़े जनजातीय आंदोलनों का मुख्य कारण बना। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब कारण बना एक टाइम का, मतलब विद्रोह होने का। ठीक है, विद्रोह होने का ये सब क्या है, कारण बना। 8वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जो प्रभाव है वन आधारित आजीविका पर संकट। वन आधारित आजीवन पर संकट बना, मतलब जो लोग पहले जिनकी जीविका चलती थी वनों पर, अब वनों पर उनका नियंत्रण हो गया तो जो इनकी आजीविका है वो संकट में पड़ गई। ग्रामीण और जनजातीय परिवार ईंधन, लकड़ी, लघु वन उपज, शहद, लाख,
तेंदुपत्ता और अन्य वन उत्पादों से अपनी आजीविका चलाते थे। मतलब जो तेंदुपत्ता है उनसे बीड़ी बनाना, लाख लाख होता है, ठीक है, और शहद होता है, जो लघु वन उपज है मतलब लकड़ी, ईंधन, ये सब, इसके से क्या है उसका जीवन चलता था। जनजातियों का या फिर जो ग्रामीण है उनका जीवन चलता था। वन कानूनों के कारण इन संसाधनों तक उनकी पहुंच सीमित हो गई। मतलब अगर आप पत्ता लाना है, कुछ भी लाना है, तो उसके लिए सरकारी मुहर चाहिए, सरकारी कागज चाहिए, तब जाकर के वहां से वनों से आप कोई चीज़ ला सकते हैं। इससे उनकी आय घट गई और गरीबी तथा बेरोजगारी बढ़ने लगी। जो लोग का आय अगर वनों से चल रहा है और वनों पर अगर प्रतिबंध लगा देते तो उनका आय घटेगा और वो लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। बेरोजगारी के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नौवां जो पॉइंट है हम लोग देखें, जो प्रभाव देखें, वो है ठेकेदारी प्रथा और श्रमिकों का शोषण। अंग्रेजों ने जंगलों से लकड़ी कटवाने के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति की। जो ठेकेदार थे उनकी नियुक्ति की। ये ठेकेदार स्थानीय लोगों से बहुत कम मजदूरी पर कठिन काम करवाते थे और कई बार उनका आर्थिक तथा शारीरिक शोषण भी करते थे। आर्थिक और शारीरिक शोषण भी करते, मतलब ज़्यादा मजदूरी करा के पैसा कम देना, या फिर कभी कभी मजदूरी ज़्यादा करा करके पैसा नहीं देना। शारीरिक शोषण मतलब किसी तरह से कह सकते हैं, या फिर ज़्यादा काम कराना, ठीक है, दिन भर काम कराना, इसको बोलते हैं शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण। इससे जनजातीय समाज की स्थिति और अधिक खराब हो गई। तो ठेकेदारी प्रथा और श्रमिकों का शोषण यहाँ पर हुआ था। ठेकेदार मतलब जो ठेकेदार का शुरुआत ही कैसे थे, उसी टाइम से हुआ था। अंग्रेजों ने ठेकेदारी वाला चीज़ दिखाया कि एक ठेकेदार रहेगा और बाकी सब उसके मजदूर रहेंगे। मतलब ज़्यादा पैसा कौन कमाएगा, ठेकेदार, और मजदूर काम करेगा। तो जो ठेकेदारी प्रथा भी वो अंग्रेजों ने ही लाया है। 10वां जो हम लोग यहाँ पर प्रभाव देखेंगे वनों पर राजनीति का, वो है वैज्ञानिक वन प्रबंधन की शुरुआत। इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक वन प्रबंधन की शुरुआत कर दी। अंग्रेजों ने वन विभाग की स्थापना की तथा जंगलों का सर्वेक्षण और वर्गीकरण कराया। अंग्रेजों ने क्या किया, वन विभाग की स्थापना करा दी और जंगलों का सर्वेक्षण कराया और उसका वर्गीकरण भी करा दिया। इससे वैज्ञानिक वन प्रबंधन की शुरुआत तो हुई, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि वन संसाधनों का अधिक संगठित और लाभकारी उपयोग करना था। मतलब जो वन विभाग का स्थापना किया गया था, इसके लिए नहीं किया गया था कि अब वनों को बचाया जाएगा, पर्यावरण को बचाया जाएगा, बल्कि इसलिए किया गया था ताकि अब वनों का जो दोहन है वो अच्छे से किया जा सके, ताकि कहाँ का लकड़ी कहाँ लगाना है, कहाँ पर ज़्यादा लकड़ी है, कहाँ पर बड़ा है, कहाँ पर पुराना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लाभकारी उपयोग करना था, इसलिए इसका लाभ स्थानीय लोगों की अपेक्षा अंग्रेजी शासन को अधिक मिला। जो वन विभाग का स्थापना किया गया था, इसका लाभ किसको मिला, अंग्रेजी शासन को ज़्यादा मिला, बल्कि जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनको कम मिला। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम लोग प्रभाव को देख लिए। आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक वन नीति का मुख्य उद्देश्य भारत के वन संसाधनों का आर्थिक दोहन करके अंग्रेजी शासन को लाभ पहुंचाना था। जो औपनिवेशिक वन नीति था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के जो वन है, जो वन संसाधन है, उसका आर्थिक दोहन करके अंग्रेजी शासन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाए। इस नीति के कारण जनजातियों के पारंपरिक अधिकार समाप्त हुए। जो जनजातियों के पारंपरिक अधिकार थे, पारंपरिक अधिकार मतलब क्या, उनको पहले से जल जंगल जमीन पर अधिकार प्राप्त था, उनकी आजीविका प्रभावित हुई, अनेक विद्रोह हुए और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसलिए औपनिवेशिक वन नीति को भारतीय इतिहास में शोषणकारी, जन विरोधी तथा संसाधनों के दोहन पर आधारित नीति माना जाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। ये भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना बाकी आपने पढ़ा है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और भी बता दें कि आपके लिए हम प्लेलिस्ट बनाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लीजिए और सारे क्वेश्चन के आंसर को आप लोग जरूर से जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा आपको पढ़ करके जाना। अगर हम मेहनत से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दे सकते हैं तो आप एक एक बार तो वीडियो को जरूर देख ही सकते हैं। एक एक बार कम से कम देखा हुआ रहेगा तो आप आराम से कुछ ना कुछ तो लिख करके आएंगे। और जो हम बता रहे हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन फिक्स से आएगा, उसको तो आपको देख करके जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो को तैयार करने में, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, हमको हर हफ्ता पता चलता है कि कितना शेयर हो रहा है, कितना लाइक हो रहा है, कितना सब्सक्राइब हो रहा है। ठीक है, तो पता चल जाता है। अगर आप लोग शेयर करते तो हमको पता चलता है कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। अगर पैसा देना चाहते तो आप दे सकते हैं, थैंक्स में दे सकते हैं, या फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन करके चैनल का मदद कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।